Hello, friends. I hope you guys are doing well. And in this particular session, we will discuss all the important current affairs of 25th of July. And I will discuss with you all the other static GK points as well as we did earlier. Baki, from now onwards, I will make weekly current affairs so that you guys will not have a burden of lot of news. तो आगे से हम ये चीज़ भी करने वाले हैं। दूसरा आप को मैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराती हूँ along with the static GK. So please share these videos as much as possible because this is important for all the competitive exams, all the low entrance exams other than AIL-led 2025. ठीक है? So those who are preparing for AIL-led 2025, these sessions are very important. Please do cover them because current affairs play a मेजर रोल इन योर पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फर्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, नासाज क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर्स अ सरप्राइज इन अ मार्शियन रोव। तो नासा ने एक रोवर भेजा हुआ था, क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, ये रोवर नासा ने भेजा हुआ था मार्स पर, और इसने क्या किया है, एक डिफरेंट टाइप की, एक सरप्राइजिंग टाइप की मार्शियन रॉक को फाउंड किया है जो कि सल्फर रॉक्स हैं। ठीक है, प्योर सल्फर की रॉक्स इसने मार्स पर खोजकर निकाली है जो कि क्रिस्टल लाइक है और सल्फर रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूज़ कि नासा ने एक डिफरेंट टाइप की रॉक्स को, नासा का ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा हुआ था विच डिस्कवर्ड अनयूजुअल प्योर सल्फर रॉक्स ऑन मार्स विच आर क्रिस्टल लाइक। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे नासा के बारे में। नासा जो है वो आपकी स्पेस एजेंसी है यूएसए की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, क्या न्यूयॉर्क में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, 1958 में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके करंट हेड हैं बिल नेल्सन। जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके कौन हेड है, उसके एस सोमनाथ हेड है, उसी तरह नासा के हेड हैं बिल नेल्सन। क्या इंडिया ने मार्स पर कभी कोई मिशन भेजा है, तो यस, हमने मार्स पर मॉम मिशन भेजा था अपना, 2014 में भेजा था। एंड देयर दैट आफ्टर दैट मिशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन दियर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो 2014 में हमने मॉम मिशन भेजा था जिसको मंगलयान मिशन भी कहा जाता है। इसके अलावा मार्स के ऊपर नासा ने अपना परसिवरेंस मिशन भेजा हुआ है और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये नासा की हो जाएंगे मिशन, बट इंडिया से अभी तक सिर्फ एक मिशन मार्स के ऊपर गया है, दैट इज मॉम मिशन, और वो 2014 में गया था एंड वी वर सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर मिशन। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स जो है इसके, वी ऑल नो कि रेड प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट हम बोलते हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है इसके बारे में, आपको याद रखना है कि जो मार्स है इसके पास दो मून्स हैं, एक फोबोस एक डीमोस। ठीक है, दो मून्स हैं मार्स के ऊपर, फोबोस और डीमोस, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट मून्स। जैसे इंडिया का जो जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है, इसी तरीके से दो नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के ऊपर, फोबोस एंड डीमोस। उसके अलावा आपको याद रखना है माउंट ओलंपस मॉन्स विच इज अ वॉल्केनो on Mars, and it is the largest volcano of our solar system। ठीक है, उसके बाद मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। वी ऑल नो, हमने बचपन में ये पढ़ा हुआ है कि मार्स और जुपिटर के बीच आपको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम अदर मिशंस की बात करते हैं जो रिसेंटली न्यूज में है। तो आईसेट मिशन जो है ये नासा ने भेजा था। सॉरी, नासा अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन नासा रिलीज्ड एन इमेज ऑफ अंडर सी इमेज ऑफ राम सेतु ब्रिज। ठीक है, वी ऑल नो राम सेतु ब्रिज रामेश्वरम तमिलनाडु से जो पाक स्ट्रेट है आपके, उसके थ्रू होते हुए जाफना श्रीलंका तक बना हुआ है, और राम सेतु ब्रिज की जो अंडर वाटर अंडर सी इमेज है उसको नासा ने आईसेट मिशन के अंडर रिलीज किया। उसके अलावा भी रिसेंटली पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ चाइना आईक्यू सेट मिशन भेजा था। और इसके अलावा RH-560, ये मैंने आपको रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ाया था, ये एक एयर प्रोपल्शन सिस्टम है जिसको इसरो ने टेस्ट फायर किया है। ठीक है, टेस्ट किया है। और उसके बाद एरियन 6 रॉकेट, ये ईएसए ने, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था। एंड एक्सियोम मिशन, ये मैंने आपको बताया था कि नासा अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन नासा विल ट्रेन 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया who are preparing for गगनयान मिशन, और which who will go in गगनयान मिशन। तो ये हो जाएगा आपका किसके बारे में, सभी इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में विच आर इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है,
तो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड प्लीज डू रिमेंबर अबाउट नासा मार्स, इंडियाज मिशन ऑफ मोम, दैट इज मंगलयान मिशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, तो गाइस, पासपोर्ट रैंकिंग रिलीज की गई है। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, जो कि ईयरली 4 टाइम्स रिलीज होता है। ठीक है, 4 टाइम्स अ ईयर ये रिलीज किया जाता है। तो अब जुलाई में रिलीज हुआ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, और यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग है 82nd। अब हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे पहले हम देखते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हमें क्या बताता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हमें किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पासपोर्ट के बारे में बताता है। पासपोर्ट जो होगा किसी कंट्री का, उसमें वो कितना पावरफुल है, या उस कोई पर्टिकुलर कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, या कितने नेशंस के पास उस पासपोर्ट की वीजा फ्री एक्सेस है। ठीक है, सपोज इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया को यूएस से जाना है तो हमें वीजा चाहिए होगा, कनाडा जाना है वीजा चाहिए होगा। तो वीजा फ्री एक्सेस हमारे इंडियन पासपोर्ट की जितने ज्यादा नेशंस के पास होगी, उतना ज्यादा इंडिया का पासपोर्ट पावरफुल होगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर के पास 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। इन सिंगापुर नेशनल्स को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है 195 कंट्रीज में। ठीक है, तो वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कराता है सिंगापुर पासपोर्ट। उसके अलावा सेकंड नंबर पर है जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन। ये सभी जो नेशन है, इनके पास 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। और इंडिया की रैंकिंग है 82nd। इंडिया की रैंकिंग 82nd है, इसका मतलब इंडिया के पास वीजा फ्री ट्रैवल है। इंडियन पासपोर्ट अलाउज वीजा फ्री ट्रैवल टू 58 कंट्रीज। ठीक है, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप विदाउट एनी वीजा 58 कंट्रीज में ट्रैवल करके आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम 82nd पर बाकी और नेशंस हैं, हम इंडिया के अलावा सेनेगल एंड ताजिकिस्तान, ये भी 82nd रैंक पर है। और अगर लास्ट हम वर्स्ट बात करते हैं तो लास्ट में है आपका अफगानिस्तान, जिसके पास किसी भी नेशन में वीजा फ्री एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो एंड आई एम वेरी सॉरी आई टोल्ड यू कि इट इज रिलीज थ्राइस ईयर। ठीक है, तो थ्राइस ईयर ये रिलीज किया जाता है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। उसके बाद हम चलते हैं इंडिया की रैंकिंग के ऊपर। अदर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कैसी है, तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो इंडिया की रैंकिंग 7 नंबर पर आती है। यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग पर कोई नहीं होता। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो देयर इज टू मच पोल्यूशन ऑन आवर अर्थ, और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज करता जा रहा है, एंड देयरफॉर एनी नेशन डजंट रैंक्स वन इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो और उसके बाद हम देखते हैं HDI इंडेक्स, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 134th है। ये भी रिसेंटली रिलीज हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये आप इसमें इंडिया की रैंकिंग है 108। उसके बाद है हैप्पीनेस इंडेक्स, ये ईच एंड एवरी ईयर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के ऊपर रिलीज होता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 126। लास्ट ईयर भी यही थी, अभी भी यही है। उसके बाद आपका है आईपी इंडेक्स। आईपी इंडेक्स में आपकी रैंकिंग है 42। आईपी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 42nd है। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 29 है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स बता दी इंडिया की इन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 2 स्कीम्स टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन अक्रॉस द स्टेट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यहाँ पर है, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर है। कैपिटल यहाँ पर लखनऊ हो जाएगी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे लाई करता है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पास हैं, बिकॉज उत्तर प्रदेश हैज अ मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कोई भी पर्टिकुलर स्टेट को लोकसभा में या राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन होता है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए इनका जो लोकसभा में सीट मैट्रिक्स है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो
अब हम उत्तर प्रदेश सरकार देखते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। तो ये दो योजनाएं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। उपवन योजना जो है इसके अंडर में रोड साइड एरिया पर या रोड साइड में प्लांटिंग की जाएगी सो दैट यूपी का ट्री कवर इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ एफोरेस्टेशन ऑन रोड साइड। उसके अलावा दूसरी है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। इसके अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी जो ऐसे पेड़ हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं उसको आप एडॉप्ट कर सकते हो और देन उसको कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, और ये योजना वाराणसी से लॉन्च की है बिकॉज वी ऑल नो वाराणसी इज अ होली सिटी और यहाँ पर काफी काफी एंशियंट पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वाराणसी से योजना लॉन्च की गई है और यहाँ पर आप इस योजना के अंडर आप मोर देन 100 years ओल्ड जो ट्रीज हैं उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, ताकि जो ओल्ड चीजें हैं, ओल्ड इज गोल्ड वी ऑल नो, तो ओल्ड प्लांट्स जो है वो प्रिजर्व भी हो जाएंगे इस तरीके से और आपका कंट्रीब्यूशन भी इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये दो योजनाएं सो दैट इन यूपी का ग्रीन कवर इंक्रीज किया जा सके। तो अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए और हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा में अगर हम बात करें तो हमारे पास 100 सीट्स हैं। ठीक है, और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव कांग्रेस दोनों चीजें हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा में इंडिया के पास 403 सीट्स हैं और लोकसभा में इंडिया के पास सॉरी आई एम वेरी सॉरी, नॉट इंडिया, उत्तर प्रदेश के पास 100 सीट्स हैं। जो यूपी है दैट इज उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1937 में और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स देखने को मिलती हैं दैट इज एट मैक्स 12 और लोवेस्ट रेशियो है इसका 2। ठीक है, तो एट मैक्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मिलती हैं और 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मिलती हैं इन द डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हम देखते हैं यूपी की फर्स्ट सेंट्रल जेल कहाँ पर बनी थी, तो बरेली में बनी थी। यूपी के फर्स्ट सीएम कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। अभी कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यूपी के फर्स्ट डिप्यूटी सीएम कौन थे, सीएन सिंह थे। उसके बाद फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ स्टेट वाज सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, एंड फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द स्टेट इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 13 Feb को करते हैं। ठीक है, तो 13 Feb को हम नेशनल विमेंस डे मनाते हैं बिकॉज इट इज द बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू और ये पहली गवर्नर बनी थी इंडिया की और कहाँ पर बनी थी, यूपी में बनी थी। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट जो इंडिया है, इंडिया का फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर बना था, तो ये ग्रेटर नोएडा में बना था। नोएडा से आपको फॉर्मूला 1 रेस याद रखनी है, ये अभी बुद्धिस्ट सर्किट में होस्ट की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए एम्बेसडर भी अपॉइंट किए जा चुके हैं। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज ये मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है। देन ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इज बालिया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है शामली, नॉर्दर्न मोस्ट है सहारनपुर और सदर्न मोस्ट है सोनभद्र। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर देखते हैं तो लखीमपुर खेड़ी हो जाएगी, यहाँ पे नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हापुड़। तो ये हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। बाकी मैंने आपको लखनऊ के बारे में बता दिया, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और आप याद रख सकते हो अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है जो कि शिप्रा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब हम चलते, और सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी यूपी में देखने को मिलेंगे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी के पास हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, मेघालय के बाद में ये न्यूज है और मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय। तो हेलो मेघालय एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इससे पहले कौन कर चुका है, केरला कर चुका है। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला स्टेट केरला बना था और इन्होंने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को नाम दिया था सी स्पेस। ठीक है, और ये मलयालम लैंग्वेज के लिए इन्होंने लॉन्च की, जबकि अभी रिसेंटली मेघालय ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है हेलो मेघालय।
ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो भी मेघालय के ट्राइबल कल्चर है, जो भी मेघालय का ट्राइबल कल्चर है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया, डिफरेंट डिफरेंट हिल्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कल्चर है उसको फीचर किया जाएगा, और इसको लॉन्च किया है मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा जी ने। कॉनराड सांगमा की पार्टी हो जाएगी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है। ठीक है। 6 नेशनल पार्टी है टोटल हमारे पास, इसमें से एक है एनपीपी। अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। ठीक है। तो मैंने आपको न्यूज़ बता दी, जैसे हम सभी न्यूज़ में करते हैं, पहले हम न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरीके से आप डेली 2 से 3 स्टेट कवर कर लेते हो। ठीक है। तो मेघालय जो है इसको असम से सेपरेट करके 1972 में बनाया गया था, और इसकी कैपिटल शिलोंग हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे बहुत सी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों हिल्स हैं और इन पर रहने वाली ट्राइब का नाम गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स है। ठीक है। और गारो, खासी, जैंतिया जो है ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। गारो, खासी, जैंतिया, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया, जैंतिया को यहाँ पर पनार भी कहा जाता है। ठीक है। मेघालय में जो जैंतिया ट्राइब रहती है उसको पनार भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मांस ट्राइब हो जाएगी एंड हाजोंग ट्राइब हो जाएगी। देन वेटेस्ट स्टेट है ये, मेघालय को वेटेस्ट स्टेट कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर है मौसिनराम एंड चेरापूंजी जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद यहाँ पर शिलोंग के अंदर, शिलोंग कैपिटल है मेघालय की, और यहाँ पर सेलिब्रेट होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलिब्रेट होने वाला एक पर्टिकुलर फेस्टिवल काफी फेमस है। जैसे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल काफी फेमस है और ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी फेमस है, ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद 100 ड्रम फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता है जिसको वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 100 ड्रम फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, वांगला फेस्टिवल। ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पर, कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ। उसके बाद स्टेट का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते स्टेट का मोटो है। स्टेट मैमल क्या है, लेपर्ड है। स्टेट ट्री क्या है, गुलमोहर ट्री है। स्टेट बर्ड क्या है, मैना है। स्टेट फ्लावर क्या है, स्लिपर ऑर्चिड। ठीक है। स्लिपर ऑर्चिड यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट की लैंग्वेज क्या है, तो खासी, गारो जो ट्राइब्स यहाँ पर रहती है तो मेनली यही लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इस मेघालय को वेटेस्ट स्टेट कहते हैं और स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। तो मेघालय, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेघालय इज ऑल्सो नोन एज, मेघालय को क्या कहा जाता है, वेटेस्ट स्टेट और स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बाकी यू कैन सी द मेघालय मैप, ये 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता है। एक साइड से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर असम हो जाएगा, और पूरा असम के साथ इसने बॉर्डर शेयर किया हुआ है। इधर बांग्लादेश हो जाएगा, इधर सिक्किम है। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, और सबसे टॉप पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना के बॉर्डर से सेपरेट करती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सभी कुछ मेघालय के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेशनल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को। ठीक है। तो मैं आपको डेली एक दिन पढ़ा देती हूँ, बाकी हम मंथ एंड में सभी डेज जो है उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, सो दैट आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। तो नेशनल इनकम टैक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। 2010 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, एंड दिस इज द 165th ओकेजन ऑफ नेशनल इनकम टैक्स डे। ठीक है। उसके बाद ये टैक्स के बारे में अब हम देख लेते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या रिलीज किया है, बजट रिलीज किया है। तो बात करते हैं टैक्स की। टैक्स आपके 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हो, और इसमें आपका आ जाता है इनकम हाउस टैक्स, ये आपके डायरेक्ट टैक्स है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो जाएगा जीएसटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी। और जीएसटी को पहली बार, अगर हम नॉट जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1860। और उसके बाद अभी हमने देखा था 2019 में आपका जीएसटी रिलीज हुआ था 1 जुलाई को, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
उसके अलावा आप याद रख सकते हो इनकम टैक्स एक्ट, विच इज अ पर्टिकुलर एक्ट जो जो टैक्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और एक बोर्ड भी है जो कि टैक्स रेगुलेशन का काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, दैट इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये इसका नाम पहले हुआ करता था, 1924 में ये बना था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर इसका नाम 1963 में चेंज होके हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब आपको याद रखना है 24 जुलाई इम्पोर्टेंट है, और ये हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं 2010 से। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जीएसटी। ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 में बना था, जिसका नाम चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कर दिया गया इन द ईयर 1963। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Here you can see the income tax returns filed in India in the year 2022 to 23, 7.40 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में आया है। और अगर हम बात करें बजट की, तो बजट के अकॉर्डिंग बताया गया है सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा होता है इनकम टैक्स से। ठीक है। तो दो जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट होता है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स को बाय सर जेम्स विल्सन। ये नेम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिशर्स ने कब और किसने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। बाकी आप याद रख सकते हो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 में आया, और उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना। एंड देन आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बना इन द ईयर 1963। तो अब हम देखते हैं आगे, बजट के बारे में देख लेते हैं एक चीज़ कि न्यू टैक्स स्कीम क्या है। तो न्यू टैक्स स्कीम ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से 3 लाख के रुपीज़ के बीच लाई करती है तो आपको 0% टैक्स देना होगा, 0% इनकम टैक्स देना होगा। 3 से 7 लाख के बीच लाई करती है तो आपको 5% देना होगा। 7 से 10 के बीच करती है तो 10% ऑफ योर इनकम विल गो टू द गवर्नमेंट। और 10 से 12 के बीच करती है तो 15%। 12 से 15 के बीच अगर आपकी इनकम है तो 20% जाएगा। और 15 लाख से अगर ज़्यादा आपकी एनुअल इनकम है तो आपका जो 30% टैक्स है वो कट होके गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स के बारे में। अब हम चले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मिजोरम। ठीक है। देखो आप डेली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिस्कस कर रहे हो, उनके बारे में स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स देख रहे हो, तो आप इस सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। ठीक है। मिजोरम की न्यूज़ क्या है कि मिजोरम में आइजोल, जो मिजोरम की कैपिटल है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फोर्थ, आइजोल बिकेम द फोर्थ कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेन द रेलवे कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेलवे कनेक्टिविटी का होना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और आइजोल फोर्थ कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनी है जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी आई है। तो जो ये है रेलवे कनेक्टिविटी कहाँ पर आई है, तो आइजोल में आई है। और आइजोल आपका लाई कहाँ पर करता है, ठीक है, आइजोल लाई करता है लुशाई हिल्स पर। तवालांग रिवर यहाँ से फ्लो करती है, और चापचार कोट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 पॉइंट्स आइजोल के बारे में आप याद रखिएगा। लुशाई हिल्स लाई करती है, तवालांग रिवर लाई करती है, चापचार कोट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये फोर्थ कैपिटल बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इससे पहले गुवाहाटी असम में पहुंचाई गई है, नगरतला त्रिपुरा में पहुंचाई गई है, और नहरलागुन में पहुंचाई गई है। ठीक है। नहरलागुन एक प्लेस का नाम है नॉर्थ ईस्ट। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे सेंट्रल रेलवे है उसके अंडर आपकी रेलवे बोर्ड को रेगुलेट करने का काम रेलवे मिनिस्ट्री के पास आता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने का काम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है। जो और ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है ये 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जुलाई 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगी, और ये ट्रेन जाएगी मिजोरम से असम तक, 52 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर बनाई गई है रेल कनेक्टिविटी, यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, और मिजोरम से असम तक ये ट्रेन लेकर जाएगी, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, आइजोल से स्टार्ट होती है।
उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। विच इंडियन स्टेट इज वेस्ट ऑफ मिजोरम? मिजोरम के वेस्ट में कौन सी इंडियन स्टेट लाई करती है? तो मैं एक बार आपको मैप फिर से दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम के जस्ट वेस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? त्रिपुरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा हो जाएगा। और ये सभी स्टेट्स जो है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाई हुई है। तो मिजोरम के वेस्ट में लाई करता है त्रिपुरा। और आप देख सकते हैं लार्जेस्ट केव इन मिजोरम, पक्सिंग केव मिजोरम की सबसे बड़ी केव है। उसके बाद हाईएस्ट कनेक्ट्स आइजोल विद सिल्चर। तो विच हाईवे कनेक्ट्स आइजोल विद सिल्चर? तो आइजोल से सिल्चर तक नेशनल हाईवे 540 बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी भी आ चुकी है। विच वन इज द लार्जेस्ट लेक इन मिजोरम? मिजोरम में सबसे बड़ा लेक हो जाएगा पलक लेक, ठीक है। मिजोरम का सबसे बड़ा लेक है। मिजोरम की सबसे बड़ी केव मैंने आपको बता दी, मिजोरम का सबसे बड़ा लेक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रिवर तट यहाँ से फ्लो करती है, जो कि तलावांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है, विच इज ऑन द बैंक ऑफ तवालांग रिवर। आइजोल आपका लाई करता है, तो तवालांग की ही एक ट्रिब्यूटरी है रिवर तट। उसके बाद व्हेन वाज मिजोरम बिकेम यूटी? मिजोरम यूटी कब बना था? 1972 में। मिजोरम और आपका मैंने पीछे आपको पढ़ाया क्या, मेघालय, दोनों यूटी बने थे। और सॉरी, मेघालय 1972 में असम से सेपरेट होकर स्टेट बनता है, और जो मिजोरम है वो यूटी बनता है पहले 1972 में, एंड देन बाद में फाइनली ये स्टेट बनता है 1987 में, जब आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट, तभी ये भी बनता है। उसके बाद यहाँ पर लेंगपुई एयरपोर्ट लाई करता है। तो एयरपोर्ट यहाँ पर पहले से है आइजोल में, अब रेलवे कनेक्टिविटी आ चुकी है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डांस है जिसको कहते हैं बम्बू डांस। इसका दूसरा नाम है चेरऊ डांस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डांस हो जाएगा जो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम लुंगली। लुंगली is a district and Lengpui is an airport in Aizawl, and Lungli is a district which is the largest district in Mizoram, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिजोरम के बारे में, आइजोल के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट न्यूज, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना हुआ करता था, वो कितना इंक्रीज हुआ है, सॉरी कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है इंडिया का? तो 21.71% एरिया इंडिया का फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। पहले 24% था ये, और अब ये घटकर 21.71% हो चुका है, ऐसा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024 का कहना है। तो लास्ट आपका जो डेटा है वो 2021 में रिलीज हुआ था। आफ्टर 2 इयर्स ये डेटा रिलीज किया जाता है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये 2021 का डेटा हमें बताता है कि इंडिया के पास 24% फॉरेस्ट कवर है। देन 2023 में ये डेटा रिलीज होना था बट नहीं हुआ, और अब 2024 में ये डेटा रिलीज होता है, और इसके अकॉर्डिंग बताया गया है 21.7% कवर ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट। तो ये जो डेटा है ये रिलीज किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ये रिलीज होता है, जो कि भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कौन हो जाएंगे? कीर्ति सिंह हो जाएंगे। मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर पूछा जाए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो भूपेंद्र यादव मार्क करोगे। और अगर पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, तो कीर्ति सिंह मार्क करोगे। अगर बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट आपको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट और यूनियन दोनों ही इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, एक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप याद रखें, ये याद रखिएगा 21.7% बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो एमपी में पाया गया है। तो ये रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एमपी में पाया गया है। देन उसके बाद सेकंड मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन यूटी पाया गया है चंडीगढ़ के अंदर, और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया गया है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो एमपी में मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा स्टेट वाइज। यूटी के अकॉर्डिंग देखें तो यूटी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर चंडीगढ़ में देखने को मिला है, और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर हरियाणा में देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। तो ये हो जाएगा डेटा ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024। नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करने से पहले आप सेंसस 2011 देख लीजिए, बिकॉज सेंसस क्या होता है? सेंसस आपकी जनगणना होती है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है आपके नेशन में वो मेजर किया जाता है, साथ ही साथ अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मेजर की जाती हैं। तो सेंसस 2011 की हम बात करें, अभी 2024 में सेंसस किया जाएगा, तो उससे पहले 2011 की क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 2011 का जो सेंसस था वो 15th सेंसस था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये जो सेंसस था इसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 का सेंसस लास्ट सेंसस था, ठीक है।
अब 2024 में होगा, उसके पहले जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। अब तक नहीं कराया गया सेंसस, 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 10 साल के गैप पर सेंसस हो किया जाता है। 2021 में भी ओल नो कोरोना की वजह से सेंसस नहीं कंडक्ट हुआ और अब ये होएगी, लेकिन अभी के लिए आप सेंसस 2011 याद रखिए, बिकॉज यही डेटा हमारे पास रीसेंट डेटा है। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011 सी चंद्रमौली थे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 121 करोड़ थी, और अभी जो बताया गया है वो कितनी हो चुकी है, 142 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है, ऐसा मेजर किया गया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 दैट वाज 121 करोड़। देन टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.04%, इंडिया की पॉपुलेशन लिटरेट है। और मेल लिटरेसी की अगर हम बात करें एज पर 2011 सेंसस 82.14% हो जाएगी, जबकि फीमेल लिटरेसी 65.46% हो जाएगी। उसके बाद अब मोस्ट लिटरेट ये स्टेट याद रख सकते हैं, केरला, एंड लीस्ट लिटरेट स्टेट बिहार। मोस्ट लिटरेट यूटी लक्षद्वीप, लीस्ट लिटरेट यूटी दादर एंड नागर हवेली। तो ये हो जाएंगे कुछ पॉइंट्स अबाउट सेंसस 2011। प्लीज डू रिमेंबर देम ऑल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इट इज अबाउट अजरबैजान। अजरबैजान की जो कैपिटल है वो बाकू हो जाएगी, और यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, तो हमें सबको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कॉप 21 जो कि पेरिस में कंडक्ट की गई थी इन द ईयर 2015, उसमें कहा गया था कि हमें अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से रोकना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। तो अब हम बात करें, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराई जाती है जो कि UNFCCC कराता है, विच इज़ अ बॉडी अंडर यूनाइटेड नेशंस, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये कन्वेंशन है जिसके अंडर हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने नेशन के जो उन्होंने इनिशिएटिव्स, जो उन्होंने स्टेप्स, जो उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की हैं वो बताते हैं, और उनका आगे क्या टारगेट रहने वाला है, ताकि जो अर्थ है इसका क्लाइमेट प्रिजर्व किया जा सके, जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से रोका जा सके। उसके लिए ये नेशन आगे फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने वाला है, ये सब बातें डिस्कस की जाती हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नंबर की होने वाली है बाकू अजरबैजान में। लास्ट ईयर जो है ये यूएई में हुई थी, ठीक है, यूएई में अबू धाबी में ये कंडक्ट की गई थी। अब ये बाकू अजरबैजान में होस्ट की जाएगी, और यहाँ पर एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अजरबैजान ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन फंड, और ये अब हम देखते हैं ये क्या है। तो क्लाइमेट एक्शन फंड क्या है, ये जो फंड है, दिस फंड विल बी रेज्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स। तो जो भी ऐसे नेशन है जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं या कोल प्रोड्यूस करते हैं, उसको ये फंड पे करना होगा, एंड दिस फंड विल सपोर्ट द ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपका जो सोलर पावर हो गया, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सभी ये सपोर्ट करेगा इन द डेवलपिंग कंट्रीज। बिकॉज वी ऑल नो कि जो डेवलप्ड नेशन है वो अपना डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करके अपने नेशन का डेवलपमेंट कर चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। जबकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एंड स्टिल दे आर behind in the race, even if they have the capacity, but they can't produce fossil fuel now because of the climate changes। तो यहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके, इसलिए एक फंड रिलीज हुआ है जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, और ये फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करना होगा, सो दैट जो अदर नेशंस हैं वो हेल्प कर सके टू मीट द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो ये फंड है इसका एम है टू मोबिलाइज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विद अजरबैजान गवर्नमेंट एज द फाउंडिंग कंट्रीब्यूटर। प्लान्स टू अट्रैक्ट $1 बिलियन। कितना अमाउंट दिया गया है यहाँ पर, $1 बिलियन का अमाउंट यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा, एंड इसमें से जो 50% फंड होगा ये क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए यूज होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए यूज होगा। बाकी बचा हुआ 50% फंड जो है वो सपोर्ट करेगा डिफरेंट नेशंस को, सो दैट दे कैन मीट दियर एनडीसीज, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन।
तो अब एनडीसीज क्या होते हैं? एनडीसीज आपके नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नेशन अपने यहाँ पर अपने कंट्री में क्या फ्यूचर में ऐसा करेगा जो क्लाइमेट चेंज को होने से रोके, ठीक है, जो अर्थ की ग्रीनरी को बचाए रखे, जो अर्थ को कंजर्व करे। ऐसा कुछ लॉन्च करना है तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए होगा, सोलर प्रोजेक्ट्स उसे लगाने पड़ेंगे, ग्रीनरी उसको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा होने चाहिए होगा। तो वहां पर ये 50% फंड सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनली 20% रेवेन्यूज जो होंगे, यानी कि अदर देन दिस $1 बिलियन, 20% रेवेन्यू भेजा जाएगा टू फंड आर रैपिड रिस्पॉन्स फंडिंग फैसिलिटी, दैट इज 2R2F फॉर द डिजास्टर रिलीफ। सो वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज हमें बहुत सारे चेंजेस हमारी अर्थ में देखने को मिल रही हैं, जैसे कि डिजास्टर्स हम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, साइक्लोन फेस करने पड़ रहे हैं आइलैंड कंट्रीज को, जो कि पूरी तरह डेवलप्ड भी नहीं है और वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। सो इवन इफ प्रोड्यूस जो फोसिल फ्यूल है या पोल्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रोड्यूस किया है, स्टिल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ऐसी आइलैंड कंट्रीज को फेस करने पड़ रही हैं जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ठीक है। दोज पीपल डू नॉट हैव एनी सपोर्ट। तो वहाँ पर डिजास्टर रिलीफ फंड जो है ये बनाया गया है और यहाँ पर एडिशनल 20% रेवेन्यूज को भेजा जाएगा सो दैट हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनिशिएटिव्स या अपने फर्दर स्टेप्स ले सकें। CFAF की तरह बाकी फंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड है, इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, एडेप्टेशन फंड है, एंड सिमिलर इनिशिएटिव्स इंक्लूड यूएईज एल्टेरा फंड अनाउंस्ड एट COP28। तो मैंने आपको बताया कि COP28 लास्ट ईयर कहाँ पर हुई थी? यूएई में हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर क्या हुआ था, एल्टेरा फंड रिलीज किया गया था। वो भी एक इसी तरह का फंड है जिसका एम है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट्स को ड्राइव करना। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट्स को ड्राइव करने के लिए ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट फंड्स और इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, बट वी ऑल नो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ। बाकी आप याद रख सकते हैं UNFCCC की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, एंड जो ये कन्वेंशन है ये 1992 में ड्राफ्ट हुआ था और इसको साइन किया जाता है 1993 में। तो बेसिकली आप 1993 याद रखेंगे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसको बॉन कन्वेंशन भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो बॉन कन्वेंशन इसको कहते हैं बिकॉज ये बॉन जर्मनी में साइन हुआ था, 1993 में हुआ था, और इस कन्वेंशन के अंदर हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पर हमारे क्लाइमेट को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स नेशंस को उठाने पड़ते हैं, और ये उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऐसा उनको करना पड़ेगा टू प्रिजर्व अवर अर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आप अजरबैजान की लोकेशन देख सकते हैं। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच एक रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख रीजन, और ये रीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये डिस्प्यूटेड रीजन है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच, ठीक है। तो ये दोनों नेशंस के बीच ये डिस्प्यूटेड नेशन है। प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ऑल्दो यहाँ पर पॉपुलेशन अर्मीनियन रहती है, अर्मीनियन लोग यहाँ पर रहते हैं, बट दे वांट टू एंड ऑल्सो अर्मीनियन पॉपुलेशन रहती है, ये अर्मीनिया में जाना चाहते हैं लोग कि हमें अर्मीनिया का पार्ट बनाइए, बट अजरबैजान का कहना क्या है कि ये टेरिटरी पहले अजरबैजान की हुआ करती थी और अजरबैजान का कंट्रोल इस पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर है, सो प्लीज गिव दिस टेरिटरी टू अस। तो ये डिस्प्यूट इन दोनों के बीच है। बाकी आप अजरबैजान की कैपिटल याद रखें, बाकू हो जाएगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर है इल्हम अलीयेव, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है, और करेंसी है मन्नत, ठीक है, मन्नत यहाँ पर करेंसी है। इल्हम अलीयेव यहाँ के प्रेसिडेंट है, कैपिटल है बाकू। नागोर्नो कराबाख यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिलता है। देन आप बात कर लेते हैं हम कॉप्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बर्लिन जर्मनी में होस्ट की गई थी इन द ईयर 1995, एंड देन उसके बाद 2008 में पहली बार इंडिया में COP होस्ट की गई इन दिल्ली इंडिया। 2011 में होस्ट हुई थी डरबन साउथ अफ्रीका में, 2012 में दोहा कतर के अंदर, 2013 में पोलैंड के अंदर, 2014 में लाइमा के अंदर, और 2015 में पेरिस में होस्ट की गई थी COP21, जहाँ पर ये टारगेट हमने रखा था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ के टेम्परेचर को नहीं होने दे सकते, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस एक्सट्रीम कंडीशंस, सीवियर कंडीशंस।
तो 2023 में लास्ट ईयर मैंने आपको बताया अबू धाबी यूएई में COP28 होस्ट की गई थी। अभी जो होगी तो COP29 होगी, बाकू अजरबैजान में होस्ट की जाएगी नवंबर के टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर surpasses स्मृति मंधाना टू बिकम इंडियाज हाईएस्ट T20I रन गेटर। तो मैंने अभी आपको न्यूज़ में पढ़ाया था कि 9th विमेंस एशिया कप होस्ट किया जा रहा है, श्रीलंका में चल रहा है और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो है वो स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की हाईएस्ट T20I रन गेटर बन चुकी हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है ये? 9th वुमेन्स एशिया कप में हुआ है, ये श्रीलंका में होस्ट किया जा रहा है। लास्ट एडिशन जो हुआ था 8th एडिशन वो बांग्लादेश में होस्ट हुआ था और अभी तक इंडियन विमेन्स टीम इसको 7 बार जीत चुकी है। अभी जो चल रहा है ये श्रीलंका में चल रहा है और यूएई के अगेंस्ट हरमनप्रीत कौर ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो अब मुरे के बारे में बात करते हैं। एंडी मुरे ये एक टेनिस प्लेयर हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट आफ्टर द पेरिस ओलंपिक्स। इनका कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ऐसा एंडी मुरे ने डिसीजन लिया है। और ये टेनिस प्लेयर हैं ब्रिटेन के और ब्रिटेन के ये पहले ऐसे प्लेयर बने थे जिन्होंने ओलंपिक्स में, मैंने ओलंपिक्स के बारे में पहले आपको काफ़ी कुछ बता दिया है पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। 33rd एडिशन है यहाँ पर। कौन इसको होस्ट करा रहा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होस्ट कराती है। एवरी 4 ईयर आपके ओलंपिक्स होस्ट कराए जाते हैं। लास्ट टोक्यो में हुए थे और आगे आने वाले लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 33rd एडिशन अभी होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पर होस्ट हो रहा है? 33rd एडिशन पेरिस में होस्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो टॉर्च बेरर होंगे इंडिया की साइड से अभिनव बिंद्रा होंगे और फ्लैग बेरर होंगे शरद कमल एंड पीवी सिंधु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। पेरिस ओलंपिक्स में के बाद काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जिसमें से एक एंडी मुरे हैं। एंडी मुरे ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और ये जो हैं ब्रिटेन के ऐसे पहले प्लेयर बने थे जो गोल्ड जीत कर लाए थे इन ओलंपिक्स ट्वाइस। ठीक है, तो रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता था। उसके अलावा इन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ऐसे पहले प्लेयर हैं ब्रिटेन के जो 2 बार गोल्ड जीत कर लाए हैं इन द ओलंपिक्स। देन अभी मैंने आपको विंबलडन ओपन के बारे में बताया था, तो ये विंबलडन ओपन भी 2 बार जीत चुके हैं, 2013 में इन मैन सिंगल्स कैटेगरी और 2016 में। अभी 2024 में कौन जीता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस ओपन जीता है इन्होंने 2012 में। अभी ये क्या लेंगे? रिटायरमेंट लेंगे। इनके अलावा और कौन रिटायरमेंट लेने वाला है? तो पीआर श्रीजेश जो इंडिया के गोलकीपर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। दिनेश कार्तिक रिटायरमेंट लेंगे। एंडरसन रिटायरमेंट लेंगे, क्रिकेटर हैं। और टोनी रिटायरमेंट लेंगे, टोनी एक फुटबॉलर है। सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉलर है, ये भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स। So please do remember the name of all the players who will take retirement after Paris Olympics and do remember the name of Andy Murray. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो ये हियर यू कैन सी एंडी मुरे टू रिटायर फ्रॉम टेनिस आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स और ये रह चुके हैं 3 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर। ठीक है, तो अभी क्या अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया 4 ग्रैंड स्लैम्स ईच एंड एवरी ईयर कंडक्ट किए जाते हैं। एक मैन सिंगल्स होता है, एक विमेन सिंगल्स होता है। अभी तक मैन सिंगल्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स 24 हैं जो कि नोवाक के पास है। देन सेकंड नंबर पर राफेल आते हैं, राफेल नडाल, इनके पास 22 हैं। और फोर्थ नंबर पर कार्लोस अल्कराज आते हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी विंबलडन ओपन भी जीता है, 4 इनके पास हो जाएंगे। एंड एंडी मुरे के पास 3 ग्रैंड स्लैम्स हैं। तो मैंने आपको बताया विंबलडन ओपन 2 बार जीता और एक यूएस ओपन 2012 में जीता, तो 3 ग्रैंड स्लैम्स हो गए। 2 ओलंपिक्स में गोल्ड हो गए, एक 2016 वाले ओलंपिक्स में, एक 2012 वाले ओलंपिक्स में। और बाकी ये फेमस प्लेयर हैं टेनिस के, वी ऑल नो। ठीक है, एंड देन लास्ट वन लाइन, मैरी कॉम जो हैं ये एक बॉक्सर है, मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं और ये 6 टाइम्स चैंपियन रह चुकी हैं बॉक्सिंग में। और ये लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीत कर लाई थी, लंदन ओलंपिक्स 2012 में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीत कर लाई थी ये बॉक्सिंग में। और सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, 6 बार ग्रैंड स्लैम्स को जीत चुकी हैं मिक्स्ड और डबल्स कैटेगरी में। और रणविजय ये एक एक्टर हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इनको बनाया गया है एम्बेसडर या वी कैन से प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो सानिया मिर्जा, मैरी कॉम एंड रणविजय सिंघा बिकेम
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्ले स्पोर्ट्स। और प्ले स्पोर्ट्स क्या है? तो प्ले स्पोर्ट्स, देर आर हाई चांसेस कि 2036 में, पहले 2000, अभी 24 चल रहा है, 28 में कहाँ पर होंगे ओलंपिक्स? लॉस एंजल्स यूएसए में। 32 में कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 36 में फिर जब होंगे, तब देर आर हाई चांसेस कि ओलंपिक्स इंडिया में होस्ट किए जाएं। और इसी के लिए एक कमिटी बनाई गई है, या वी कैन से एक टीम बनाई गई है, प्ले स्पोर्ट्स। और प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, मैरी कॉम एंड रणविजय सिंघा को बनाया गया है। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूज़। तो यहाँ पर आपका जो पूरा सेशन है वो फिनिश होता है, एंड आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 25 जुलाई along with the स्टैटिक जीके, सो दैट आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो अलग से स्टैटिक जीके पढ़ने में। अगर आप इसको डेली रिवाइज करोगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share these videos as much as possible. Press the like button if you are liking these sessions. Thank you so much guys. Bye guys.